नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। इस वक्त खबर ये आ रही है कि मणिपुर में एक बार फिर से ताज़ा हिंसा भड़क गई है। संदिग्ध उग्रवादियों की फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है और एक घायल बताया जा रहा है। मणिपुर के कौटुक इलाके की ये घटना है। इस इलाके में धमाके की भी खबर है और ये बताया जा रहा है कि बम जो हैं वो ड्रोन से गिराए गए। हमले में 2 जवान भी घायल हुए हैं और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। तो ये इस वक्त जो खबर आ रही है वो एक बार फिर से हिंसा भड़कने की खबर है। मणिपुर में ये ताज़ा हिंसा है। यहाँ पर उग्रवादियों की फायरिंग भी हुई है और बम धमाके की भी खबर है, जिसमें कि जवान भी घायल हुए हैं और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी चल रहा है। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर ताज़ा जानकारी के लिए। आपको एक बार बता दें फिर से कि मणिपुर में जो ये हिंसा हुई है, ये ताज़ा हिंसा भड़की है। उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। मणिपुर के कौटुक इलाके में धमाके की खबर है। हमले में एक शख्स की मौत भी हुई है और एक घायल हैं और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। तो हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रत्नदीप, हम तस्वीरें कुछ देख रहे हैं जो आपने हमें खबर भेजी है। इसकी कुछ विस्तार हमें बताइएगा कि ये जो हिंसा भड़की है वो किन इलाकों में है और इस वक्त क्या स्थिति है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुछ बम भी गिराए गए हैं। देखिए, अब तक जो खबर हमें जिन बातों की पुष्टि हुई है उसमें हम हमारे दर्शकों को ये कंफर्म खबर हम दे सकते हैं कि मणिपुर के कौतुक इलाके में आज ये हमला हुआ है, जहाँ पे कि फायरिंग होने की खबर है और ये संदिग्ध उग्रवादियों ने के द्वारा की गई है। उसमें कुछ एक्सप्लोशन भी हुए हैं। उसमें इलाके के लोग कुछ सोशल मीडिया में अब वीडियोस भी चल रहे हैं। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि कुछ बम गिराए गए हैं जो कि ड्रोन द्वारा गिराए गए हैं, मगर इस बात की कोई पुष्टि आधिकारिक रूप से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई पुष्टि नहीं की है। जिस बात की हमें पुष्टि हुई है, जिस बात की हमें कंफर्मेशन मिली है, ये है कि जो हमला हुआ है उसमें ज़रूर एक एक्सप्लोशन की घटना है, जहाँ पे कि कुछ घरों के जो छत हैं, टिन के छत हैं, उसके बीच से गुजरते हुए कुछ एक्सप्लोसिव सामग्री गिरी है जिससे एक्सप्लोशन हुआ है। वो मोटर भी हो सकता है। और ये जो हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, इसमें एक औरत की मरने की खबर है, एक बच्ची के इंजर्ड होने की खबर है और इसके साथ साथ एक पुलिसकर्मी को भी गंभीर रूप से चोट आई है, उसको अस्पताल लेके गए हैं। दूसरे और एक पुलिसकर्मी के माइनर इंजरीज की खबर है और एक अभी भी वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। और किस तरह से वहाँ पे जो एक्सप्लोशन हुआ है या फिर जो तस्वीरें आ रही हैं कि जो गांव के घरों के छत के बीच से जाके कोई एक्सप्लोसिव जो एक्सप्लोशन हुआ है वो कैसे गिरा है, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जबकि गांव के कुछ लोगों का ये दावा है कि उन्होंने ड्रोन देखा है, मगर वो ड्रोन के जगह मोटर भी हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस से ये हमें खबर लग रही है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी इसको ड्रोन अटैक नहीं कह रही है ऑफिशियली। मगर इस बात की ज़रूर कंफर्मेशन है कि एक औरत की मृत्यु हुई है, एक बच्ची इंजर्ड है, एक सिक्योरिटी फोर्स के जवान को उनको भी इंजरीज आई है और एक माइनर इंजरी सिक्योरिटी फोर्स के और एक जवान को आने की खबर है। और टाइमिंग बहुत क्रूशियल है, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि मणिपुर में जो कुकी जोमी समुदाय ने प्रोटेस्ट रैली निकाला था, उन्होंने फिर से अपने जो मेन कोर डिमांड, यूनियन टेरिटरी की जो डिमांड है, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने सीधा निशाना लगाया था मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के ऊपर, उनके ऊपर आरोप उन्होंने लगाए थे। और कल हमने देखा था कि कांकोपी और सेनापति, ये दो ज़िले हैं। कांकोपी जो कि कुकी जोमी डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ से जो पीस रैली निकली थी, जब बॉर्डर इलाके में गई तो वहाँ पे जो सेनापति
जो कि नागा डोमिनेटेड इलाका है, वहाँ पे ह्यूमन चेन बना था, तो वहाँ पे कुछ खटमट ज़रूर हुई, स्किर्मिश हुई वहाँ पे। और इसके अलावा कल जो कुकी जोमी डोमिनेटेड एरियाज़ में बहुत भारी मात्रा में लोग निकल के आए थे पीस रैली में। दूसरी तरफ जो इम्फाल वैली है, वहाँ पे मैते समुदाय के जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उन्होंने एक बंद का कॉल किया था जो पीस रैली के विरुद्ध। वहाँ पे भी हमने देखा कि इम्फाल वैली में दुकानें बंद रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं निकला। तो कल जो जैसी जो सिचुएशन थी, उसके बाद ये जो फ्रेश एक टेंशन या फिर फ्रेश वायलेंस जिसको हम कह सकते हैं, इसको ज़रूर जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मणिपुर पुलिस है, असम राइफल्स है, आर्मी है, वो ज़रूर रिव्यू करेंगे। और आगे हमें जैसे ही खबर लगती है और भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। मगर अभी तक की जो खबर हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि जबकि मणिपुर धीरे धीरे से सामान्य परिस्थिति की तरफ लौट रहा था, तब और एक बार फायरिंग की घटना हुई है। एक गांव में कौतुक में एक्सप्लोशन हुआ है। वहाँ पे घरों के जो छत के बीच से कुछ एक्सप्लोसिव सामग्री घर के अंदर गिरी है। ये मोटर भी हो सकता है, मगर ये जो हमला हुआ है इसमें एक औरत की मृत्यु की खबर है, एक बच्ची इंजर्ड है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को इंजरी आई है और एक माइनर इंजरी सिक्योरिटी फोर्सेस के और एक जवान की भी ऐसी खबर हमें लग रही है। वहाँ पर रीइंफोर्समेंट भेजा गया है और कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। ठीक है, इस वक्त जो धीरे धीरे सामान्य हालात वहाँ पर हो रहे थे, उसको भी एक झटका लगता है जब भी इस तरह की कोई वारदात फिर से होती है। धन्यवाद आपका रत्नदीप। आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कोई ड्रोन से बम धमाका हुआ है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो वारदात हुई है उसमें 2 जवान घायल हुए हैं, एक महिला की भी मौत हुई है। तो एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है, 2 सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबर है और ये कौटुक इलाका है जहाँ पर संदिग्ध उग्रवादियों ने फायरिंग की है। आगे दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आम आदमी पार्षद को उठाकर ले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि शाहबाद डेयरी के आप पार्षद रामचंद्र को अगवा कर लिया गया है। बीजेपी ने उन्हें ईडी सीबीआई की कार्रवाई की धमकी दी है। जब वो नहीं डरे तो गुंडे उन्हें गाड़ी में उठाकर ले गए। वहीं पार्षद रामचंद्र भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 5-6 लोग मेरे घर आकर मुझे बीजेपी दफ्तर ले गए और मुझे सीबीआई का डर दिखाया। बीजेपी के नेता हैं प्रवीण शंकर कपूर। उन्होंने ट्वीट किया है कि झूठ सनसनी के बादशाह हो तुम लोग। पार्षद रामचंद्र आपकी पार्टी में हैं ही नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो अपने घर में बैठे हैं और आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के एमएलए का। साथियों जय हिंद। मैं रामचंद्र वार्ड 28 का निगम पार्षद हूँ। आज सुबह मेरे घर पर 5-6 लोग आए और उन्होंने मुझे बुलाया। आते ही उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठा लिया और लेके गए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। वहाँ ये बात आई कि भाई आप जो है ना इस तरह से अगर करोगे ठीक नहीं होगा। ईडी और सीबीआई को जानते हो, तो इस तरह से धमकी दे दी उन्होंने और कहा कि आपके लिए ठीक नहीं होगा, बहुत ही आपका गलत हो जाएगा। तो मेरे बेटा ने जैसे ही 100 नंबर पे कॉल करा तो पुलिस आ गई और इन्होंने हमारे जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं बड़े बड़े, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को। तो ये सब बातें जब उन्होंने सुनी वहाँ पे, तो मुझे जो है ना किसी के थ्रू मेरे घर छुड़वा दिया। तो मैं कुल मिला के ये कि मैं सीबीआई और ईडी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल का एक सच्चा और ईमानदार सिपाही हूँ। मैं इनकी ईडी सीडी से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे जितना ये करें। साथियों जय हिंद।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोपों को खारिज किया है। कितने भोले हैं रामचंद्र। कुछ लोग आए थे, लोगों के नाम नहीं पता, कौन से कार्यालय ले गए पता नहीं, और वो लोग फिर इन्हें छोड़ गए वो भी नहीं पता। फिर कह रहे हैं कि 100 नंबर पे पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और हमको छुड़ा के ले गई। तो पुलिस कहाँ गई थी लेने के लिए? आम आदमी पार्टी के जमानती सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो या बाकी जितने इनके नेता हो, ये एक सर्कस चला रहे हैं सुबह से। दिल्ली शहर देश की राजधानी है। पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछा हुआ है, और दिल्ली की पुलिस से तो मैं मांग भी करता हूं कि अब इस रामचंद्र का इंटरोगेशन होना चाहिए कि किसके कहने पर ये कहानी गढ़ रहे हैं, किसके कहने पर ये कौन सी स्क्रिप्ट है जो पढ़ रहे हैं, किस नेता ने इनको समझाया है। इसकी तह तक जाए पुलिस, और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भूल जाते हैं कि इन्हीं की एक नेता आतिशी मार लेना, जो इस तरह के बेहुदे बयान देती थी, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, तो बाकी लोग भी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सब यहाँ पिछले 3-4 घंटे से हैं, हम भी बैठे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। कौन से कार्यालय लगे थे हमें तो पता नहीं है, तो इस बात को उजागर करें। इस पर मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि ये क्या चल रहा है। बवाना से पूर्व विधायक और वर्तमान पार्षद रामचंद्र जी के बेटे का ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की खबर पर। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। महाविकास अघाड़ी ने हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत अघाड़ी के तीनों दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि शिवाजी की मूर्ति गिरना महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का उदाहरण है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस गलती की माफ़ी नहीं मांगी जा सकती। अपनी तकलीफ जाहिर करने के लिए हमने गेटवे ऑफ इंडिया को चुना है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी का गेट आउट ऑफ इंडिया करना है। प्रदर्शन को लेकर एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले से बात की है हमारे सहयोगी पारस दामा ने। सुप्रिया सुले मैडम हमारे साथ हैं। मैम, जो वाकया हुआ सिंधुदुर्ग में बेहद दुखद वाकया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र हो या पूरा भारतवर्ष हो, उनके लिए जो योगदान दिया है वो अतुल्य है, और इस तरीके का हादसा जब होता है वो कितना दुखद हादसा है। बहुत ज्यादा दुखद हादसा है और सरकार की निंदा करती हूँ, निषेध करती हूँ। ताई, इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, सबने माफी मांग ली है। तो महाविकास अघाड़ी की क्या मांग है? क्योंकि हमने परसों के दिन जब पूरा विरोध करने की कोशिश की थी तो पुलिस ने हमारे नेताओं को बाहर निकलने भी नहीं दिया था, और आज जब शांतिप्रिय प्रदर्शन करना था उस समय भी पुलिस ने बंदोबस्त लगाया। ये बहुत दुख की बात है कि ये बहुत असंवेदनशील सरकार है, और इस सरकार को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को एक्सप्लॉइट करना, कॉन्ट्रैक्टर से 30% ये सरकार, ये 30% की सरकार है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये तंग करती है। ताई, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये राजनीति की जा रही है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, इसी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है, वो जो बोले चाहे, लेकिन जिस तरह से अपमान हुआ है छत्रपति का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। प्रदर्शन में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण भी शामिल हुए, उनसे भी बात की है पारस दामा ने। सर, जिस तरीके से राजनीति हो रही है इस पूरे मामले पर, बेहद दुखद मामला है। छत्रपति शिवाजी महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ भारत के विकास में भी एक सबसे बड़ा जो है वो अपना धर्म निभाया। ऐसे में इस तरीके के मामले सामने आते हैं, सर कितना दुख होता है? सारी महाराष्ट्र की जनता आहत है, दुखी है, और सरकार इस पर राजनीति कर रही है। एक के बाद एक कोई माफीनामा दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं इसकी जिम्मेदारी कोई स्वीकार करे
और उसे शासन हो। पूरी महाराष्ट्र की जनता आहत हुई है। और सर इस मामले में लगातार अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महाविकास अघाड़ी जो है मौके का फायदा उठा रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रही है। हमारी सिर्फ मांग है कि इस भ्रष्टाचार के लिए जो जिम्मेदार है, जिसने इस तरह का तकलादू काम किया है, उस निर्णय लेने वाले को सामने लाया जाए, उसे जिम्मेदारी सौंपी जाए और उसे इस्तीफा दिलाया जाए। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी का प्रदर्शन दादर ईस्ट इलाके से शुरू हुआ, जिसमें कई बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति करना चाहती है। इस घटना से भी ज़्यादा ये दुखद है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्हें उनकी हार नजर आ रही है। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है। लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज़्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नजर आ रही है। आप सब लोगों ने ट्रेन का सफ़र तो खूब किया होगा और लंबी यात्राओं का आनंद भी उठाया होगा, लेकिन ट्रेनों के डब्बे कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसकी तस्वीर शायद नहीं देखी होगी। पल्लव मिश्रा ने चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि भारत सहित तमाम ट्रेनों के डब्बे बनते कैसे हैं। आज़ादी के बाद से भारतीय रेलवे रोज नए नए विकास के पैमाने गढ़ रहा है। आज भारत न सिर्फ अपनी रेल जो कोचेस हैं उसको बना रहा है, बल्कि आज भारतीय रेलवे के पास वंदे भारत जैसी ट्रेन भी है, जो लंबी दूरी की जर्नी हमें कम समय में सुविधाजनक तरीके से पहुंचा रही है। आपने वंदे भारत का सफ़र किया होगा, लेकिन वो जो कोचेस होते हैं वंदे भारत के, या जो मेमू होती है या डेमू होती है, वो कहाँ बनती है, आज हम वहीं पहुँचे हैं। दरअसल हम हैं चेन्नई के ICF में, जहाँ पे ट्रेन के कोचेस बनते हैं। वहाँ लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कोचेस बनते हैं और कैसा यहाँ का वातावरण है, आज हम यही जानने पहुँचे हैं। तो चलिए हमारे साथ, आपको सफ़र कराते हैं ICF का। ये है चेन्नई के पेरम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या ICS, जहां रेलगाड़ियों के 170 से ज्यादा कोच बनते हैं। इसमें वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, जो भारतीय रेलवे की नई रफ्तार की परिभाषा लिख रही है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये डिब्बों का शेल है। शेल जिससे आप कह सकते हैं जैसे बॉडी का स्केलेटन होता है, आप इसको वैसे ही समझ सकती हैं। और ये एक तरीके का कोचेस का ये स्केलेटन है। इसकी पहला निर्माण होता है, उसके बाद इसमें जो है जो व्हील के ऊपर इसको सेट किया जाता है। एक तरीके का ये सिर्फ डिब्बा है जिसमें अभी तमाम काम होने बाकी हैं। और आप तस्वीरों में उन चीज़ों को देख रहे होंगे कि कैसे जो डिब्बे हैं वो बनते हैं। और यहाँ पे वही चीज़ दिखाई जा रही है। तमाम यहाँ मशीन्स लगी हुई हैं, तमाम यहाँ पे लोग जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे लग के काम करते हैं। और इसी तरीके से जो डिब्बे होते हैं, ट्रेन कोचेस होते हैं, उनका निर्माण होता है। ICF की दो मुख्य डिवीजन है, पहली शेल डिवीजन और दूसरी फर्निशिंग डिवीजन। शेल डिवीजन में 14 अलग अलग यूनिट हैं, जो मिलकर रेल कोच का ढांचा बनाते हैं। डिब्बे बनने के बाद उन्हें व्हील सेट पर रखा जाता है। अब हम आपको डिब्बे के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि डिब्बा कैसे बनता है।
वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम ये डिब्बे के अंदर जा रहे हैं और आपको उसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि जब इसमें जब यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, जब इसमें स्लीपर्स नहीं होते हैं जिसमें लोग आराम करते हैं, तो कैसा दिखता है पूरा जो कोच है उसके अंदर का एरिया। ये देखिए अभी पूरा इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत से काम होने बाकी हैं, फर्निशिंग होनी बाकी है, फिनिशिंग होनी बाकी है, इसमें कलर होना बाकी है। तमाम आपको वायर्स दिख रहे होंगे, जो नेकेड वायर्स यहाँ दिख रहे होंगे जिनका कनेक्शन बाकी है। यहाँ पे आपको जो टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है वो नहीं दिख रही होगी, आपको यहाँ बेसिन नहीं दिख रहा होगा। ये तरीके का आप कह सकते हैं कि नेकेड स्ट्रक्चर है अभी, जिसमें बहुत से काम होने बाकी हैं और तमाम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, क्या बना रहे हैं आप? डिस्प्ले आईसीडी डोर, ऑटोमेटिक डोर ना। डिस्प्ले और डोर। ओके ओके। अब कितना समय लेता है पूरा बनने में ये डिस्प्ले और ये डोर? 4 आवर्स। 4 आवर्स। फर्निशिंग डिवीजन में 8 अलग अलग यूनिट होती हैं, जो डिब्बे के अंदर की फिनिशिंग, बाहर की पेंटिंग, डिब्बे की लाइट का काम और डिब्बे की बाकी टेस्टिंग के लिए जिम्मेदार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो वंदे भारत का जो इंजन होता है, जहां ड्राइवर बैठते हैं और गाड़ी को चलाते हैं, उसके अंदर की तस्वीर कैसी है। आइए आपको ले चलते हैं वहां पर। देखिए अभी भी ये इनकम्प्लीट सेक्शन है, लेकिन जो आपकी जो ट्रेन होती है जिसमें आप सफ़र करते हैं वंदे भारत की, वो यहीं से ड्राइवर जो है चलाते हैं। तमाम यहाँ पे बटन्स लगे हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं, जो अलग अलग चीज़ें इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे जो पैनल है, यहाँ पे देखिए तमाम सिस्टम्स हैं जिसके ज़रिए यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं जो स्क्रीन लगी होती हैं, जो रास्ते के बारे में बताती हैं डॉक्टर्स को। अभी देखिए यहाँ पे जो मिरर है वो भी नहीं लगा हुआ है, तो इनकम्प्लीट है। आप इस चीज़ों को देख रहे होंगे कैसे ये अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी इसको कंप्लीट करने में लंबा समय लगेगा। क्यों बनी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? आजादी के बाद सरकार भारतीय रेलवे के बढ़ते यातायात को पूरा करने के लिए रेल डिब्बों का आयात कम करना चाहती थी। इसलिए 1949-50 के रेल बजट में तब के परिवहन और रेल मंत्री एन गोपाल स्वामी अयंगर ने भारत में एक रेल कोच फैक्ट्री बनाने के इरादे की घोषणा की। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री शुरुआती प्रोडक्शन इकाइयों में से है। ये 7 करोड़ 47 लाख रुपए में बनी। फर्निशिंग डिवीजन 7 साल बाद 1962 में चालू हुई। 2020 तक कंपनी हर साल 4000 से ज्यादा कोच बनाती थी। आईसीएफ दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता है। जून 2024 में आईसीएफ ने 75,000 कोच तैयार किए, जो वंदे भारत की 69वें रैंक का हिस्सा था। मैन्युफैक्चरिंग वंदे भारत कोचेस ओवर हियर ना। ये फर्निशिंग डिवीजन है। हम यहाँ वंदे भारत कोच का निर्माण कर रहे हैं। हम यहाँ हर महीने 5 से 6 ट्रेन का निर्माण कर रहे हैं। इस वक्त 78 रैक का काम चल रहा है। 70 रैक अब तक हम डिस्पैच कर चुके हैं, जो विभिन्न जोन में चल रही हैं। 70 racks to zonal railways and 70 racks are running throughout India. यह भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी फैक्ट्री है। यहाँ के कोच भारत में तो इस्तेमाल होते ही हैं, दूसरे देशों को भी भेजे जाते रहे हैं। सबसे पहले 1967 में थाईलैंड को 47 बोगियां भेजी गई थी। तब से 25 से ज्यादा अफ्रीकी एशियाई देशों में 875 डिब्बे निर्यात किए जा चुके हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को पेश कर रही है। ये न सिर्फ भारत के स्वर्णिम इतिहास को बता रही है, बल्कि आने वाले भारत की एक तस्वीर को भी पेश कर रही है। चेन्नई से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा में इस वक्त ज़बरदस्त चुनावी हलचल है और चुनाव की तारीख भी बदल दी गई है।
विधानसभा चुनाव को लेकर अब लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए राजीव रंजन की ये ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल वोटों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुद्दे लेकर गांव में जा रहे हैं। पर आखिर गांव वाले कैसा नेता होने चाहिए, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, किस तरह के नेता आप लोग चाहते हैं? हम अब बढ़िया नेता चाहते हैं जी, अच्छा काम करे, छत्तीस बिरादरिया काम करे, गांव का चुगुर्दे का बढ़िया काम करके चले। पहली सरकार भी सही थी, आने वाली आएगी वो भी बढ़िया सरकार है, बढ़िया नेता है। हम तो ये चाहते हैं। तो क्या समस्या है गांव में? मैंने कौन ज्ञान गांव में किस तरह की समस्या है? समस्या तो छोटी मोटी तो हुए हैं भाई, सारा भाई ये ठीक हो जाओ और क्या चाहिए, अच्छी सरकार आ जाओ भाई, ये चाहिए। पिछली बार जो सरकार बनी थी, किसी एक दल की सरकार नहीं बनी थी, गठबंधन की सरकार थी। इस बार क्या लगता है कि जनता किसी एक पार्टी को वोट देगी कि अलग अलग, कैसे? वो तो जनता का विचार है जी, किसको वोट देगी किसको नहीं देगी, इसके बाद हम किसी को नहीं पता होता। जैसे कि अगर सरकार सबको साथ लेके चले तो बढ़िया होता है। जैसे गलियां हैं ये बिल्कुल खराब पड़ी हैं, आने जाना रास्ता नहीं होता बारिश होने के बाद। हम चाहते हैं हमारी गलियां साफ रहें। हाँ, तो हम यही चाहते हैं सरकार हमारा काम करे, गांव की गलियां साफ रखे, बनवाए, अच्छी जवानों को रोजगार दे, और क्या सर यही चाहते हैं। गांव में खास तौर से खेती में बहुत सारी समस्या होती है किसानों की, आप बताइए। हमें बड़ी आदमी चाहिए सरकार चलानी है जो अच्छे काम करे, गाँव में अच्छे काम करे। बताइए आप, किसानों की क्या समस्या है यहाँ पर गाँव में? किसानों में सारी समस्या है, कोई समस्या नहीं हो रही है। पानी की समस्या है, सूखे की समस्या है, कभी पानी आ जाता है, कभी सूख जाता है, कभी फल आ जाती है। वो तो आने वाली सरकार से हम उम्मीद करते हैं हमारा ध्यान रखे किसानों का। लेकिन सरकार जो भी बनती है वो कहती है कि किसानों की समस्या का समाधान कर रही है, एमएसपी दिलवा रही है, पानी, फसल, जो मुआवजा जो होता है फसल बर्बाद हो जाए। कहाँ मिलता है मुआवजा सर? नहीं, मुआवजा नहीं मिलता और सब कुछ मिलता है, मुआवजा मिलने नहीं आता हमारे गाँव में। जो मेन मुद्दा होता है, जो आम किसान है, कितना 1 करोड़ 2 करोड़ है, उसको कुछ नहीं मिलता है। वो मिल जाते हैं जिसके 5 नंबरदार है, जिसका जुगाड़ में दिया है, ऊपर कोई अफसर है, उनका मुआवजा मिलता है। छोटे किसानों को कुछ नहीं मिलता है, कोई भी सरकार है वो। लेकिन सरकार तो किसान के दम पर ही बनती है ना? हाँ जी, सरकार किसान के दम पर ही बनती है, तो क्या किसानों की सरकार कदर नहीं कर रही है? नहीं, देखो सरकार तो किसान के दम पर भी बनती है, लेकिन किसानों को कोई सूझबूझ तो नहीं लेता। ये पीछे बोलते थे कि मुआवजा मिलेगा, ये मिलेगा, किसी को दिया कोई पैसा? हमारे हिसाब से किसी को पैसा नहीं मिला आज तक। तो सरकार को हम बताओ, किसानों ने आंदोलन भी किया था, बहुत बार आंदोलन किया, कितने वर्ष तक वहाँ पे बैठे रहे, कुछ तो नहीं किया। क्या किया? 3-4 देकर को भाग गए। तो हम तो ये चाहते हैं कोई बढ़िया सरकार आए, और बल्कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी सरकार आए, हम खुले समर्थन करते हैं। अच्छा जी हाँ। एक चीज बताइए, गांव में किस तरह की समस्या है कि क्या, किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? गाँव में तो बहुत समस्या है जी, समस्या है। बैंक से आया हूँ अभी, और 2100 रुपये बीमा, फसल बीमा कटता, जो मिलता कुछ है नहीं, वो कटवा के आया हूँ अभी। अच्छा। क्या काम हो रहे? तो सरकार जो कई सारी पार्टी जो दावा कर रही है कि किसानों के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, किसानों के लिए तो कुछ नहीं किया जी, कुछ भी कोई सरकार कुछ नहीं किया। नहीं। और ये सब जो दावे करते हैं झूठे हैं, सारे झूठे हैं। तो आपको लगता है कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो किसानों के हित में हो, किसानों के लिए काम करे? किसानों के लिए काम तो ये सरकार भी कर रही थी, किसानों के लिए आगे आने वाली कांग्रेस आएगी तो वो भी काम करेगी। बाकी इतनी जैसे कहते वैसे झूठे वादे करते, ऐसे काम नहीं चल रहा। किसान की वो सुनाई नहीं हो रही, जैसे पास किसान आंदोलन कराया वैसे झूठे वादे करके ने उठा दिए किसान, वहाँ से फिर कुछ हुआ है नहीं। मतलब सरकार के वो जो उनसे चाह वो मिल नहीं रही किसान को। तो नहीं, आप लोग के लिए, किसान के लिए क्या क्या करनी चाहिए सरकार को? देखो, किसान को सुविधा मिलनी चाहिए, कम से कम। क्या सुविधा दे रहे सरकार को? क्या सुविधा मिलनी चाहिए? हर तरह की चाहिए। नहीं तो पानी की सुविधा है, और नहीं खेतों में किसी ये सिंचाई, जैसे मतलब कम से कम 1500 एकड़ जमीन वैसे खाली पड़ी रहती है गाँव में, उसका कोई समाधान नहीं। क्या करेंगे लोग? तो
किसान आपके हिसाब से परेशान है यहाँ पर गांव में? परेशान है जमा, बिल्कुल परेशान है। ना एमएसपी कह दे हैं ना वादे दे, सारे झूठे वादे करें जी। और युवाओं के लिए जो रोजगार की बात होती है, नौकरी की बात होती है, वहाँ भी झूठी है, पूरी कौन कर दे सारी। क्या आप लोग सब लोग गांव वाले परेशान हैं या खुश हैं जो सरकार की सुविधा जो मिल रही है? कैसे देख रहे हैं, किस तरह की सरकार? कोना जी सुविधा सारी कोना, जितनी कहो है सारी पूरी कौन कर दे। अच्छा, सारी झूठी करा है। झूठी करी? हाँ, आप इधर ये देख लो कितना कीचड़ हो रहा है अभी। अच्छा, हाँ बताइए। मैं 20 साल से किसान कार्ड है मेरा, और हर साल ये कहते हैं ये मिलेगा, बीमा मिलेगा, फसल का बीमा मिलेगा। आज तक कोई बीमा नहीं मिला है, कभी भी किसी भी सरकार में नहीं मिला है। बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हो गई 1983 से। ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों की मदद करे। तो आने वाले देख लेना होता क्या है, पहले भी कांग्रेस थी, इसको भी क्या मिला था, कुछ नहीं था। अभी ये कर ये भी कुछ वही काम है। आगे देखो क्या होगा क्या नहीं। ये कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, वो तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह का मैंडेट जो है पिछली बार जो है गठबंधन सरकार बनी थी, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी मिलकर बनी थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा कि जनता साफ साफ मैंडेट दे कि एक पार्टी की सरकार बने? एक की तो बनती नहीं, मिली जुली आएगी। मिली जुली? हाँ। अच्छा, कम से कम 30 और 50 का फर्क होगा, 30 और 40 का फर्क होगा, और बाकी हो जाएंगे। आपके हिसाब से किसान की क्या क्या समस्या और सरकार किसान की क्या मदद कर रही है, और नहीं मदद करे तो क्या क्या करना चाहिए? कोई मदद नहीं करी जी सरकार, तो किसी प्रकार की कोई सी सरकार आई कोई मदद नहीं करी जमींदार की। कहीं देख लो आप, मंडियों में देख लो, सिरकुप देख लो, और देख लो कहीं। क्या चाहते हैं सरकार क्या करे, जो नई सरकार जो बने? सरकार कोई सी सरकार कुछ नहीं कर दी है, वादे वादे करा, झूठे वादे। कांग्रेस हो या भाजपा ही कोई सी हुई, झूठे वादे करा है और वोट ले जाया है। लेकिन चलिए, किसान जो है आप लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है झूठे वादे करती है, लेकिन अनाज आप लोग जो पैदा करते हैं, चाहे गेहूं हो चावल हो, आप लोग पैदा करते तभी लोग खाते हैं। तो ये अनाज तो जी पे किसान पैदा तो करता जी, जो मतलब खर्चा ज़्यादा होने लगे, आमदनी कम होने लगी, तो सरकार इस पर सोच नहीं रही कुछ। क्यों अब की बार बारिश कम थी, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो यूँ सोच रहे किसान का कुछ सरकार सोचे तो कुछ किसान उभर आए। किसान कर्जे थोड़ा नीचे दबदा जा रहा है, तो सरकार इसके बारे में कुछ सोचे तो किसान। तो नेता आते हैं तो आप लोग ये बात अपना मुद्दा उठाते हैं कि ये समस्या है नेता के सामने? यहाँ पर आता ही तो नहीं कोई नेता, नेता ही तो कमी हो रही है। आता है जी, वो जेजेपी आता है, आता है जेजेपी वाले आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, कुछ करते तो नहीं। वो जेजेपी की और इसकी बीजेपी की मिली जुली सरकार बोलो क्या करेंगे। नेता मेरा आप लोगों के पास नहीं आते हैं लोग? नेता मेरा कोई नहीं आता? ना 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 ना, एक बार बन गया फिर कौन आता, कोई नहीं आंदा फिर बाद में को आ गया वोट मांगना है, वोट मांगने के लिए। तो फिर आप लोग अपनी समस्या नहीं बताते हैं, दिक्कत बताओ फिर सुनता तो फिर नहीं सुनता को कि मैं यहाँ पर वाले अजीब तो इतना वोट नहीं पड़ते, इतने क्या है यहाँ पर वाले। आप कोई बदले बने कहीं उन्हें बेरा है, तरह फलाना काम भी करूंगा, धकड़ा भी करूंगा, फिर कुछ नहीं। बोले क्या समस्या? हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है जो ड्रेन का पुल है रेलवे लाइन के नीचे से, बहुत ज्यादा तंग, पानी आगे सप्लाई नहीं होता। जो पानी सारा बारिश का पानी खेतों में घुस जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। हर साल हमारे ये मुद्दा उठाते हैं, कोई भी आए यहाँ पर, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं लेकिन करता। नेता आपकी बात नहीं सुनता, लेकिन उसके बाद आप लोग फसल उपजाते हैं और लोगों का पेट भरते हैं, गाँव वाले खत्म हो जाती है। बिल्कुल हम जी इस बारे में MP साहब से मिले थे, MLA साहब से मिले थे। एक बार यहाँ दीपेंद्र का प्रोग्राम था, वहाँ यहाँ से दीपेंद्र से मिले थे। हमारे इस पुल की कोई सुनाई नहीं हुई थी। हमारे गांव को जी बेरोजगारी ज़्यादा है, और इसमें मतलब किसान का आमदनी कम हो रही है, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो इससे गांव का गुजारा नहीं हो रहा। सर्विस के लिए तो मतलब इस गांव में मतलब जमा अच्छे कम है, आज ना इस गांव की कोई सुनाई हो रही। और गांव है यो मतलब जुलाना ब्लॉक में सबसे बड़ा गांव है, इसमें कोई नेता लो सभी वादे करके जाते हैं, इसमें कोई सुनाते ही नहीं करता। खेती में क्या समस्या आ रही है? खेती में भी कमी आ रही है। क्या? पानी तो पानी ज़्यादा हो जाए, हाँ, उससे फसल को नुकसान हो रहा है। और फसल को नुकसान हो पूरा। ये नलके दब जा प्राण दबे न्यून दब जा तो 4 दिन फिर क्या रवै चला। तो नेता लोग जो आएंगे उनसे क्या कहिएगा, क्या डिमांड है? भाई ये पानी की समस्या मेट मारी है। हाँ, पानी उसको वोट देंगे आप लोग? वोट का तो ले देखांगे, वोट वाली तो नहीं कह सकते, मानस देखी जा मानस देखा जा उसके बाद करते हैं। हाँ।
ये हरियाणा के जिन जिले के किसान हैं जिनका ये कहना है कि नेता इनके पास ज़रूर आते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इनकी समस्या का जो है वो समाधान नहीं करते हैं। जिनसे कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। गाज़ा में बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने का अभियान शुरू किया गया है। एक बच्ची के पोलियोग्रस्त पाए जाने के बाद से ये अभियान शुरू हुआ है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि ये किसी तरह का युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है। गाज़ा में पोलियो खुराक अभियान की शुरुआत हुई है। खास खान यूनुस इलाके में शनिवार को इसकी शुरुआत की गई। गाज़ा के 3 हिस्सों में 3 दिन का अभियान चल रहा है। हर दिन 8 से 9 घंटे का पोलियो खुराक अभियान चलता है और इस दौरान इन इलाकों में इजराइल जंग रोक रखेगा। पोलियो अभियान के लिए रियायत युद्ध विराम नहीं है, ये भी इजराइल ने साफ किया है। PM नेतन्याहू का बयान है कि ये सीज़ फायर नहीं है। गाज़ा में ही 10 महीने की एक बच्ची पोलियोग्रस्त पाई गई थी। इसके बाद इस पोलियो अभियान की शुरुआत हुई है। अमेरिका ने इजराइल को रियायत देने को तैयार किया है।